Disclaimer. Sensitive content. Viewer discretion is advised. तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा है जिसको लगभग हर कोई तो जानता है, लेकिन ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता। और इस तरह की वीडियो बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि आपको उन टॉपिक्स की डेप्थ में ले जाया जाए जिन पर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री पर। आपको ये सुनकर शौक लग सकता है कि अडल्ट फिल्म कंजप्शन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, और ये तब है जब इंडिया में अडल्ट फिल्म वेबसाइट्स या किसी भी तरह की अडल्ट फिल्म से जुड़ी एक्टिविटी ऑफिशियली पूरी तरह से बैन है। इस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक, साइकोलॉजी और बिजनेस मॉडल इतने लेयर्ड और इंटरेस्टिंग है कि कई बड़ी टेक कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती है। तो चलिए जानते हैं इस टेब्यू टॉपिक के पीछे की असली कहानी। इस इंडस्ट्री की शुरुआत तब मानी जाती है जब बुक्स और मैगजीन्स का प्रिंट शुरू हुआ था, बट इसका मेजर टर्निंग पॉइंट आया साल 1953 में, जब ह्यू हेफनर ने मैरिलिन मुनरो की फोटोज खरीदकर प्लेबॉय मैगजीन्स लॉन्च की। इसके बाद दो और मैगजीन्स आती है, हसलर और फेंटोस। तो इन तीनों मैगजीन्स ने मिलकर अमेरिका की पूरी अडल्ट इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल दिया। इन मैगजीन्स में क्या होता था कि मॉडल्स की न्यूड पिक्चर से छपती थी, और ये अमेरिका में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इसकी सेल्स रैपिडली तेजी से बढ़ने लगी, और यहाँ तक कि कई देशों में इन्हें स्मगल करके ले जाना पड़ता था। इसी तरह 1960 के आसपास स्टेक फिल्म्स भी काफी पॉपुलर होने लगी। ये छोटी और साइलेंट फिल्म्स होती थी जिन्हें प्राइवेट पार्टीज में दिखाया जाता था। फिर 1970 के दौर में बड़े स्केल पर अडल्ट फिल्में बनने लगी। 1972 में आई डीप थ्रोट और 1973 में आई द डेविल इन मिस जोन्स ने अडल्ट फिल्मों को अमेरिका में मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी दिला दी थी। ये ऐसी मूवीज थी जिन्हें थिएटर्स में रिलीज किया जाता था, और 1970s के एरा में अडल्ट मूवीज थिएटर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होने लगा। पीप शो बूथ बनाए गए जहाँ पर कॉइन डालते ही ये फिल्में दिखाई जाती थी, और 1980 के दशक में VHS कैसेट आ गई थी ताकि लोग अपने घर पर ही ये वीडियोस देख सके। इसके बाद इंटरनेट आया, और इंटरनेट ने पूरी इंडस्ट्री का गेम ही बदल दिया। शुरुआत में इंटरनेट पर इन वीडियोस को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, जिसे पे पर व्यू मॉडल कहा जाता था, और 2004 के बाद ये मॉडल बदलकर यूजर जनरेटेड ट्यूब साइट्स पर शिफ्ट हो गया। मतलब कि एडवर्टाइजर्स एंट्री ले आए थे, और ऑडियंस से सीधा पैसे लेने के बजाय अब रेवेन्यू का मेन सोर्स एडवर्टाइजमेंट बन चुका था। आज के टाइम में ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में गिनी जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर से पैदा हो रहा होगा कि भाई आखिर ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो इसका एग्जैक्ट फिगर बताना तो आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज अपना डेटा पब्लिक नहीं करती, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से माना जाता है कि ये इंडस्ट्री करीब 57 बिलियन से लेकर 182 बिलियन के बीच में वैल्यू रखती है, यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर के आसपास का रेंज। अगर इसको रियलिटी में देखा जाए तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें इतनी जीरो है कि साला गिनते गिनते इंसान बीच में जुगल जाए। अगर इसे हॉलीवुड कमाई से कंपेयर करो तो हॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितनी होती है, ये फिगर उससे भी कई गुना ज्यादा बैठता है, और ये इंडस्ट्री हर साल करीब 5 से 8% की रफ्तार से ग्रो हो रही है। Can we create Pavlovian reactions to ourselves to the things that we want? Well, and there's a dark side to this too. And it's something that I think especially guys, young guys have to be careful of, which is nowadays the availability of pornography is nothing like it used to be, right? Someone used to have a magazine or a video. Now there's access to pornography. It's just, a couple, thumb taps to a couple people. And people can get very, young people can develop a lot of their arousal template to very extreme experiences, right? Because of the availability of extreme porn and never actually have any real world experience. Yes. So if you think about it, their brains are becoming wired up to become aroused watching other people have sex. अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल बनता है कि अगर ज्यादातर लोग ऐसी साइट्स या ऐसी वीडियोस को फ्री में देख रहे हैं तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कहाँ से कमा रही है? भाई इसे टेब्यू साइट्स मॉडल कहा जाता है, जो हमारे को फ्री में कंटेंट दिखाया जाता है, वहीं बिलियंस में विजिटर्स वेबसाइट्स पर लेकर आता है। अगर मैं पोर्नहब का एग्जांपल दूं तो 2023 में पोर्नहब पर लगभग 42 बिलियन से भी ज्यादा विजिट्स आए थे, और ये ट्रैफिक बहुत ही मैसिव ट्रैफिक है, और इस ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के कई तरीके मौजूद है। सबसे पहला अर्निंग सोर्स होता है एडवर्टाइजिंग। फ्री एडल्ट फिल्म वेबसाइट्स पर जो आप एड्स वगैरह देखते हैं, उन्हीं एड्स के थ्रू ये साइट्स करीब 70% इनकम जनरेट करती है। अगर हम लोग पोर्नहब की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म का खुद एक एड नेटवर्क है जिसको ट्रैफिक जंकी कहा जाता है, जो इस तरह के एड सेल करता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पोर्नहब सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही 200 करोड़ से लेकर 4300 करोड़ तक कमा लेता है। दूसरा बड़ा इनकम सोर्स बनता है प्रीमियम मेंबरशिप। कुछ साइट्स आपको ट्रेलर फ्री में दिखा देती है, लेकिन अगर पूरी वीडियो HD में देखनी है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक ठाक चल रही अडल्ट फिल्म साइट्स मेंबरशिप से ही करीब $1 लाख से भी ज्यादा इकट्ठा कर लेती है एक महीने में। लेकिन इस इंडस्ट्री का पूरा खेल तब बदल जाता है जब मार्केट में एक नया प्लेयर आता है, ओनली फैंस। OnlyFans ने पूरी मार्केट में हलचल मचा दी थी। ट्रेडिशनल वेबसाइट्स क्रिएटर्स को पैसा सिर्फ एक बार देती थी और मैक्सिमम प्रॉफिट को खुद ही रखा करती थी। OnlyFans ने इसका पूरा मॉडल उल्टा कर दिया। यहाँ ज्यादातर कमाई क्रिएटर्स को दी जाने लगी और प्लेटफॉर्म ने अपने पास छोटा सा कमीशन ही रखा। 2024 में OnlyFans ने करीब 60,000 करोड़ का ग्रोस रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से अपने 20% कट के हिसाब से OnlyFans ने लगभग 11,800 करोड़ अपने पास में रखे और बाकी करीब 48,000 करोड़ सीधे क्रिएटर्स को दिए गए। इंटरेस्टिंग बात यह कि OnlyFans का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय करीब 260 करोड़ से 310 करोड़ के बीच में, जो कि एप्पल, मेटा और एनवीडिया के रेवेन्यू
रेवेन्यू पर एम्प्लॉय से भी ज्यादा है और आज की तारीख में काम शोज इस इंडस्ट्री का फास्टेस्ट से ग्रोइंग सेगमेंट बन चुके हैं। ओनली फैंस के अलावा चतुर्वेद पर करीब 52 करोड़ यूजर्स अवेलेबल है और स्ट्रिप चैट पर लगभग 63 करोड़। इस इंडस्ट्री से जो भी पैसा बन रहा है वो आखिर किसके पास जा रहा है? तो सबसे बड़ा प्लेयर वो है जो प्लेटफॉर्म ऑन करते हैं। फिलहाल इस इंडस्ट्री में डोमिनेंस आईलो का है। ये कनाडा बेस्ड कंपनी है और इनके प्लेटफॉर्म्स लाइक पोर्नहब, ब्रेजर्स, यूपोर्न, रियलिटी किंग्स और डिजिटल प्लेग्राउंड शामिल है। पोर्नहब की एस्टिमेटेड वर्थ करीब 1500 करोड़ मानी जाती है। आईलो की मेन स्ट्रेटजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि पहले यूजर्स को आप पहले फ्री साइट्स पर वीडियोस दिखाकर ट्रैफिक लाओ, फिर उसी ट्रैफिक को डाइवर्ट करो प्रीमियम वेबसाइट्स या फिर प्रीमियम कंटेंट की तरफ। ओनली फैंस के ओनर लियोनिड राडविंस्की ने 2024 में सिर्फ अपने डिविडेंड से करीब 4100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अब बात आती है यहाँ पर काम करने वाले एक्टर्स की। इस इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक है रोको सिफर्डी। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इनकी नेटवर्थ करीब $20 मिलियन से भी ज्यादा है, जो लगभग 178 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इसके बाद आती है सन्नी लियोनी, जिनकी नेटवर्थ करीब $1 मिलियन बताई जाती है, जो करीब 12 करोड़ के आसपास निकलती है। जब मैं छोटी थी मैं आई वुड गो डोर टू डोर सेलिंग समथिंग। सब लोग मुझे नफरत करते, जो भी कर सकती थी पैसे कमाने के लिए मैं वो करती थी। At a very young age, like इतना पैसा नहीं मिलता था. After less than 6 months later, my father found out he had cancer. When I met Daniel, my mother just passed away. She's passing away. You know, I think the biggest life-changing things that happened in my life were my parents passing away, and that scar will always be there. The day that you find out you're having a baby, in your mind you're a mother. The second that you hold your baby, you're a mother until the day that you die. In America, आपको पता है कि आप कितने boys है embryos and how many girls. So हमारे पास 4 girls थे and 2 boys. And हमने कोशिश की that we would have a little girl first. So वो चारों के eggs didn't work out. इसके बाद नाम आता है रायली रीड का, जिनकी नेटवर्थ करीब $14 मिलियन बताई जाती है, जो लगभग 125 करोड़ के आसपास बैठती है। इनकी अर्निंग एक्चुअल वीडियो से उतनी नहीं होती जितनी ओलिम्पियंस या ब्रांड डील से हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर तुम मियां खलीफा को ही देख लो, उनकी नेटवर्थ करीब $8 मिलियन है, जिसमें उनकी रियल वीडियो से कमाई $12,000 के आसपास रही है और बाकी का पैसा ओनली फैंस और ब्रांड कोलैबोरेशन से आया है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ टॉप 1% लोगों की है। एक एवरेज एक्टर की ईयरली अर्निंग करीब 38 लाख के आसपास की होती है, जो अमेरिका के हिसाब से काफी कम मानी जाती है। अगर पर वीडियो पेमेंट की बात करें तो फीमेल एक्टर्स में जो न्यू कमर्स होती है उनको करीब 25,000 से लेकर 85,000 तक ही मिलते हैं और जो पहले से स्टेब्लिश्ड हैं उनको 85,000 से लेकर 1.25 लाख तक मिल जाता है। और वहीं पर ही कोई सुपरस्टार लेवल पर है तो उसे 1.5 लाख से भी ज्यादा मिल सकता है। मेल एक्टर को फीमेल एक्टर के कंपैरिजन में सबसे कम पेमेंट मिलती है, लगभग 10,000 से लेकर 75,000 रुपए के बीच में। इस इंडस्ट्री में जनरली वुमेन की अर्निंग मेल से काफी ज्यादा होती है। I kind of became infamous by accident. I entered the adult industry in October of 2014 and very, very quickly I was pressured to perform in a video where the context was that I was an Arab veiled woman, and that was it. The intent was to exploit the fact that I was Arabic and spoke Arabic, and I went through with it. And not very long after, I would say like maybe a couple hours after it premiered, the avalanche started. Every news outlet picked it up, and everybody had an opinion on it, and it felt like from there on my fate was sealed. And all of a sudden I was completely out of control of my image, my reputation, my intentions. Every single thing about me was being misunderstood. तो अब बात करते हैं हम इंडिया की। अडल्ट वेबसाइट्स को लेकर इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ सरकार इन वेबसाइट्स को बैन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ कंजेशन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 3रे या 4थे नंबर पर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि असल में चल क्या रहा है। सरकार का इंटेंट उन वीडियोस को रोकना था जिनमें चाइल्ड अब्यूज या ह्यूमन के खिलाफ वायलेंस दिखाया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत 2015 में ओरली कहा था कि अडल्ट फिल्म्स को प्राइवेटली कंज्यूम करना हर सिटीजन की पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। इसके बावजूद सरकार ने अडल्ट वेबसाइट्स पर बैन लगाया। 2015 और 2018 में करीब 900+ अडल्ट फिल्म वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था, लेकिन पब्लिक का बैकलैश इतना स्ट्रॉन्ग आया कि सरकार को इस बैन को पार्शियली लिफ्ट करना पड़ा। 2015 में तो सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही बैन को आंशिक रूप से हटाना पड़ा था। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि टेलीकॉम कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 70% हिस्सा इन अडल्ट वेबसाइट से ही आ रहा था। जब भी सरकार किसी वेबसाइट को बैन करती है तो उसे इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs की होती है। इन्हें एक लिस्ट दी जाती है जिसमें उन सभी वेबसाइट्स के नाम होते हैं और ISPs उन साइट्स को ब्लॉक करते हैं। लेकिन ये तरीका टेक्निकली काफी लिमिटेड है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने pornhub.com को बैन किया हुआ है, लेकिन वही कंटेंट आपको .org पर आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से मैक्सिमम वेबसाइट्स अपने प्रॉक्सीज का यूज करती रहती है या फिर अपने एक्स हैंडल पर वर्किंग लिंक्स अपडेट करती रहती है, जिससे कि यूजर्स को किसी ना किसी तरीके से वो कंटेंट मिल ही जाता है और इसी वजह से ये पूरा चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहता है। इसके अलावा काफी लोग इन साइट्स तक पहुंचने के लिए VPN का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि नेटवर्किंग सर्वर पर उनकी कंट्री की लोकेशन बदल जाती है और बैन का असर लगभग खत्म हो जाता है। 2018 के बाद VPN डाउनलोड्स में करीब 400% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया में VPN का यूज करना पूरी तरह से लीगल है और अब सरकार भी इस बैन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट
रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसे पूरी तरह लागू करना बेहद मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट सच में प्रॉपर बैन लगाना चाहे तो उनको VPN और प्रॉक्सी सर्वर्स पर भी रोक लगानी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इससे लेजिटिमेट बिजनेस और रिमोट वर्क पर भी बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरा रीजन ये भी बनता है कि अगर सरकार इन वेबसाइट्स पर पूरी तरह बैन लगा दे तो ये एक पूरी तरह का पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है, क्योंकि चाहे लोग पब्लिकली माने या ना माने, लेकिन प्राइवेटली बहुत सारे लोग इन साइट्स को एक्सेस करते हैं और ये वीडियोस देखते हैं। जब घर में या स्कूल में सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो बच्चे बाय डिफॉल्ट इंटरनेट में इन्हें तलाशते हैं और पहुंच जाते हैं पॉर्न वेबसाइट्स पर। यहाँ वो जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। में भी बहुत सारी स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी एडिटिंग है और पॉर्न भी मनोरंजन के लिए बना है। इसलिए आई थिंक जब मैं यंग लोगों से बात करती हूँ जो स्कूल में है, वो ये सुनकर चौंक जाते हैं। और आपको भले ही लगे कि हाय मेरा बच्चा तो शरीफ है, वो तो इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। यकीन मानिए, अगर आपके बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, जो कि आजकल लगभग हर टीनेजर के हाथ में है, तो पॉर्न वेबसाइट्स के एक्सेस से वो सिर्फ एक क्लिक दूर है। कोलकाता केस के बाद डार्क नेट में सबसे ज्यादा सर्च किया गया शब्द है उस डॉक्टर का नाम। मैं ये नहीं कह रही हूं कि स्कूली बच्चे सर्च कर रहे हैं, लेकिन अमूमन पॉर्न साइट्स पर रेप वीडियो सर्च किए जाते हैं। अकेला दिल्ली ही इंडिया के एडल्ट फिल्म कंजम्पशन में करीब 40% से भी ज्यादा योगदान देता है। एंड इवन सन्नी लियोनी लंबे टाइम तक इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च एडल्ट फिल्म स्टार रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया में इंडियन भाभी और इंडियन आंटी लाइक ये सभी कीवर्ड्स एडल्ट फिल्म वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले टर्म्स में शामिल है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शनिवार के दिन इंडिया में लोग सबसे ज्यादा एडल्ट फिल्में देखना पसंद करते हैं। इंडिया में इन फिल्मों को बनाना और बेचना पूरी तरह इलीगल है। IPC की धारा 292 के मुताबिक अगर कोई इंडियन फिल्म बनाते या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये काम इलीगल है तो इंडियन क्रिएटर्स पैसे कैसे कमा रहे हैं? तो इसका सिंपल से जवाब ये बनता है कि कुछ क्रिएटर्स इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। जिस जगह पर ये काम लीगल होता है वहां जाकर के लोग काम करते हैं, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाते हैं और वहीं से अपनी अर्निंग करते हैं। जैसे कि निक्स इंडियन, ये 2018-19 से फुल टाइम एडल्ट फिल्म बनाता रहा है, लेकिन 2020-21 में ये इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए ऑब्वियस लीगल रिस्क मौजूद था। और अब ये एक यूरोपियन कंट्री में सेटल हो चुके हैं और वहां रह करके काम कर रहे हैं और वहीं पर ये लोग वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने किसी बड़ी कंपनी से जुड़े बिना अपनी खुद की वेबसाइट तैयार करी और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम शुरू कर दिया। साथ ही ये दूसरी कंपनियों के लिए भी एडल्ट फिल्मों में एक्टिंग करते रहते हैं। निक्स इंडिया ने सोशल मीडिया और ब्रांड डील्स को भी अपनी अर्निंग का सोर्स बना लिया है और जिसकी वजह से वो आज एक मिलियनर बन चुके हैं। निक्स इंडियन की रेगुलर लाइफ क्या है? रेगुलर लाइफ यही है, आइदर फक और थिंक अबाउट फकिंग। लाइक वर्किंग आउट, मेरा वर्कआउट में बड़ा टाइम चला जाता है। जिम जाना, जिम में वर्कआउट करना, फिर जिम से आके खाने वाने का अरेंजमेंट करना, जो एक लाइफस्टाइल है उसमें चला जाता है दिन के 4-5 घंटे। एक शहर में रहता नहीं हूँ, कहीं रहता हूँ तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट, तो जैसे मैं शूट्स करता हूँ ना, तो आई डोंट स्टेशन माई सेल्फ इन वन प्लेस। अगर मैं स्पेन में गया तो स्पेन के 10 शहरों में मैं घूमूंगा। आई कैन बी एट वन प्लेस एंड कॉल एवरीबडी हियर, बट मैं वो नहीं करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। कुछ लोगों ने फिर भी इस तरह की एडल्ट मूवीज के सॉफ्ट वर्जन्स बनाकर OTT एप्स पर बेचने की कोशिश करी। और तो और एक काफी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के हस्बैंड भी इस काम में शामिल थे। उन्होंने अपनी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च की जहां पर उन्होंने प्रॉपर एडल्ट फिल्म स्ट्रीम करके उससे रेवेन्यू कमाया। उनका ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल भी साबित हुआ। कहा जाता है कि शुरुआत में उनको पर डे लगभग 2 से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। देन उसके बाद में नंबर्स रैपिडली बढ़कर पर डे की इनकम 7 से 8 लाख रुपए होने लगी। इसमें ये लोग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को वेब सीरीज में रोल देने का प्रॉमिस करते थे और फिर उन्हें वो अपने ट्रैप में बसा लेते थे। मुंबई आने के बाद जब ये एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस ऑडिशंस देती थी तो उन्हें बताया जाता था कि आपको ऑडिशन के दौरान एक बोल्ड सीन परफॉर्म करना है और फिर बाद में जाकर उसी बोल्ड सीन को वेब सीरीज में न्यूड या सेमी न्यूड सीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अगर कुछ एक्ट्रेसेस बाद में ऐसे रोल करने से मना कर देती थी तो उनसे कहा जाता था कि प्रिपरेशन और शूटिंग प्रोसेस में जो भी खर्चा आया है वो सब तुम्हें ही भरना पड़ेगा। वहाँ सेट पर करीब 5-6 लोग मौजूद रहा करते थे जो कैमरे से लेकर डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग राइटर तक की रोल निभाते थे। फिर ये कंटेंट ऐसी मूवी शूट होने के बाद में OTT एप्स पर बेचा जाता था। फिर बाद में जाकर ऐसी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ने बैन कर दिया। ये मामला तब सामने आया जब एक एक्ट्रेस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई और उन्होंने ये बताया कि उनको जबरदस्ती एडल्ट मूवीज में काम करने के लिए प्रेशर डाला जाता था। में एक बंगले पर पुलिस ने छापा मारा था। इस बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया में MMS यानी किसी की प्राइवेट वीडियो को लीक करना, शेयर करना या अपलोड करना, इसको कानून किस नजर से देखता है? इंडिया में ये बहुत ही सीरियस लीगल इशू है और यहाँ के लॉज इस मामले में काफी सख्त माने जाते हैं और बेहद ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। इंडिया में अभी तक किसी की कंटेंट के खिलाफ वीडियो शेयर करने को लेकर कोई एक स्पेसिफिक अलग लॉ नहीं है, लेकिन पहले से मौजूद लॉज के तहत ये एक्ट पनिशेबल है। इसके लिए सबसे पहले BNS 2024 के सेक्शन 77 के अनुसार अगर आप किसी को उनकी विदाउट परमिशन प्राइवेट एक्ट में देख रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि एक जुर्म है, एक अपराध है। इसके लिए आपको 1 से लेकर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और इसी के अलावा IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66E के तहत भी अगर कोई व्यक्ति किसी की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करता है या पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है या फिर लीक वगैरह कर देता है तो ये भी एक ऑफेंस है। और ध्यान रहे इसमें वो लोग भी शामिल
होते हैं जो इस तरह के कंटेंट को आगे शेयर करते हैं। अगर ऐसी वीडियो किसी माइनर से जुड़ी हो तो इसमें सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाती है और करीब 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। 2020 में साइकोलॉजी ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें कई रीजन से सामने आए थे कि लोग ऐसी वीडियोस क्यों देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण यह था कि सेक्सुअल प्लेजर, इसके बाद आता है सेक्सुअल क्यूरियोसिटी। इसी वजह से भी लोग इस तरह के कंटेंट देखते हैं। अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी फैंटेसी फुलफिलमेंट करने के लिए भी लोग ऐसी वीडियोस कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा बोरिडम से बचने और इमोशनल डिस्ट्रक्शन के लिए भी कई लोग ये कंटेंट देखते हैं। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि 18 से लेकर 39 साल तक के एज ग्रुप के करीब 40% मेन हफ्ते में कम से कम एक बार तो ऐसी वीडियोस देख ही लेते हैं। वहीं पर वुमेन्स में ये परसेंटेज घटकर लगभग 16% रह जाता है और इनका एवरेज सेशन ड्यूरेशन करीब 9 से 10 मिनट तक का होता है। और जो लोग सबसे ज्यादा कंटेंट देखते हैं उनकी एज 30 से 49 साल के बीच की होती है और करीब 64 से 80% व्यूइंग मोबाइल पर होती है। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो रात को 10 से लेकर के 2 बजे तक लोग सबसे ज्यादा ऐसी वीडियोस देखते हैं। अगर ह्यूमन की परफॉर्मेंस देखें तो उन्हें लेस्बियन और एरोटिक टाइप का कंटेंट ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर मेन में कंपैरेटिवली हार्डकोर कंटेंट की परफॉर्मेंस ज्यादा पाई जाती है। न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेक्सुअल अराउजल से किसी भी दूसरी एक्टिविटी की तुलना में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। ऐसी वीडियोस देखने से सुपर नॉर्मल स्टिमुलस ट्रिगर होता है जो कि रियल लाइफ एक्टिविटी के मुकाबले काफी ज्यादा डोपामिन रिलीज कर सकता है और डोपामिन रिलीज होने से स्ट्रॉन्ग प्लेजर फीलिंग आती है। अगर कोई नई वीडियो देखता है तो उसे एक फ्रेश डोपामिन स्पाइक मिल जाता है और यही वजह है कि लोग घंटों तक ऐसी वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं और कुछ लोगों को तो इन वीडियोस की आदत तक भी लग जाती है। पॉर्न एडिक्शन से कैसे बचा जाए? कैसे बचा जाए? तुझे है? मेरे को भी होगा सर। क्या सर? कुछ लोगों को होता है। मेरे स्कूल में तू ऐसे पूछ रहा है तेरे दोस्तों के। हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये वैसा क्वेश्चन है ना कि हाँ मेरे किसी दोस्त को है तो मुझे बता तो मैं उसको दूंगा। हाँ, और एक्चुअली में खुद ही का है। 2014 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि जो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं और जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न काफी हद तक एक जैसा होता है। यानी कि ब्रेन पर इन दोनों का असर लगभग सेम ही होता है। ऐसी वीडियोस देखने के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इफेक्ट होते हैं। नेगेटिव साइड ये है कि रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है। जितना ज्यादा ऐसा कंटेंट देखा जाएगा उतना सेक्सुअल और रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन कम हो सकता है और इसके साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन और इरेक्शन से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती है। ऐसी वीडियोस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा देती है, चाहे वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई हो या फिर बॉडी इमेज से। एंड इवन मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जो लोग ज्यादातर ये कंटेंट देखते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का सिंबल भी ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि इसका पॉजिटिव साइड भी बताया जाता है। क्वींसलैंड की एक स्टडी के अनुसार 58.8% लोगों ने कहा कि उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर पर्सपेक्टिव पॉजिटिव तरीके से बदला। और इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों ने स्ट्रेस कम करना है और उनके मूड को मैनेज करने में भी ऐसी वीडियोस मददगार लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियोस थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो पे आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करके जाना। और हमारा मकसद किसी भी चीज को प्रमोट करना नहीं था, बस हमारा मकसद तो इतना सा था कि हम इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सके। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।